तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, हाल ही में जो देश में हालात चल रहे हैं उसी में हुई एक घटना आज हमारे साथ साझा की है संजीव सिंह जी ने। मॉक ड्रिल के दौरान उनके साथ जो हुआ वो आपकी भी रूह कपकपा देगा। तो आइए सुनते हैं उनकी आप बीते उन्हीं के नजरिए से। मॉक ड्रिल एक तरह का अभ्यास या पूर्व अभ्यास होता है जो किसी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को यह सिखाना होता है कि ऐसी स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए और कैसे सुरक्षित रहना चाहिए। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, न ही हमारे परिवार में इसका कोई चलन था, क्योंकि परिवार की माली हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। इसलिए मैंने होश संभालते ही छोटी मोटी नौकरियों में हाथ आजमाना शुरू कर दिया, जैसे ढाबे पर टेबल या बर्तन साफ करना या फिर पंचर बनाना आदि। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो मेरे छोटे भाई बहन इस दुनिया से चले गए। लोग सही कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी बुरी बीमारी है वो है गरीबी, जिसे मैं आज भी सोचता हूँ तो मेरी आंखें नम हो जाती हैं। काश तब किसी की मदद मिल जाती या मेरे पास कोई अच्छा काम होता तो शायद मैं अपने परिवार को बिखरने से बचा पाता। यही सब सोचते हुए मैं रोजाना दिहाड़ी मजदूरी कर घर चला आता था। तभी एक सुबह चाय की दुकान के बाहर ठेकेदार के इंतजार में हम सभी मजदूर अपना अपना काम कर रहे थे। उस वक्त कोई चाय पी रहा था तो कोई गप्पे लड़ा रहा था। तभी अखबार में छपे एक छोटे से पैम्पलेट में छपे विज्ञापन पर मेरी नजर पड़ी। वहां लिखा था कि आज होने वाली मॉक ड्रिल के दौरान एक बूढ़ी महिला का ख्याल रखना है। पैसा कमाने का अच्छा मौका है, तो इच्छुक लोग तुरंत ही कॉल करें। सीमित समय और जगह। ये देखकर मैंने सोचा कि अब तक तो ये नौकरी किसी न किसी को मिल ही चुकी होगी, पर किस्मत आजमाने में कौन सा पैसा लग रहा था। अतः मैंने फौरन ही अपनी जेब से फोन निकालकर दिए गए नंबर पर कॉल कर दिया। मैं कुछ बोल पाता कि इतने में सामने से जवाब आया, ठीक है, रात के 9 बजे शहर से 2 किलोमीटर दूर वाली सड़क पकड़ के कल्याण हवेली पर पहुंच जाना। ड्रिल खत्म होने के बाद तुम अपने घर जा सकते हो। तनख्वाह 25,000, पर जब तक ड्रिल चलेगी उतने दिन तुम्हें सेवा देनी होगी। इतना बोलकर सामने वाले व्यक्ति ने फोन काट दिया। कुछ देर में मैं स्तब्ध खड़ा रहा। फिर कुछ क्षण बाद ठेकेदार भी आ गया और मैं दिहाड़ी करने चल पड़ा। शाम 6 बजे करीब हमें साइट से छुट्टी मिल गई। पूरा दिन तगारी उठाना बहुत ही शारीरिक और मानसिक रूप से थका देने वाला काम है। पूरे दिन के 500 रुपए भी नहीं कमा सकते। इसी वजह से मैं घर न जाकर उस हवेली की ओर चल दिया। हालांकि मेरे शरीर में जान ही नहीं बची थी, पर खुद को समझाते हुए मैंने अपने कदम हवेली की तरफ ही जारी रखे। जाते जाते कई बातें मेरे जहन में घूम रही थी। एक रात के 25,000 रुपए बहुत बड़ी रकम थी। मुझे उसी वक्त समझ जाना चाहिए था, पर गरीब की मजबूरी समझो या मेरे मन में आया लालच। खैर, मैंने एक चाय की दुकान पर बैठकर चाय पी। साथ ही घर पर कॉल करके ये भी बता दिया कि आज आने में जरा देरी होगी। दिए गए समय पर मैंने हवेली की घंटी बजाई और कुछ ही क्षणों में दरवाजा एक चर्र की आवाज करते हुए अपने आप खुल गया। वो हवेली किसी महल से कम नहीं थी, अतः मुझे लगा शायद ऑटोमेटिक दरवाजा होगा और आवाज लगाते हुए मैं अंदर चला गया। मेरे कदम हवेली में पड़ते ही दरवाजा तेज आवाज के साथ बंद हो गया। वहां पर एक अजीब सी खामोशी थी जो मेरे मन में डर का भाव पैदा कर रही थी। अंधेरे में डूबी दीवार पर लगी तस्वीरें देखने भर से किसी को भी खा जाए। लग रहा था कि अभी इन तस्वीरों में नजर आ रहे लोग जीवित हो उठेंगे और मुझे नोच खाएंगे। थोड़ी देर में मेरे कानों में एक आवाज गूंजी। शायद कुर्सी खिसकने की आवाज रही होगी वो, पर उसने मेरे ध्यान को एक ओर केंद्रित कर दिया। मेरे सामने एक छोटी टेबल थी जिस पर एक पेपरवेट नीचे दबा कागज। मुझे कुछ अजीब लगा। आम इंसान की तरह मेरे भी मन में जिज्ञासा जाग उठी, आखिर उसमें लिखा क्या है। जिज्ञासा के चलते मैंने वो कागज उठाया और उस पर लिखी बात पढ़ने लगा। सामान्य बातों के बीच लिखी एक लाइन मुझे बहुत ही अजीब लगी, ऊपर की मंजिल पर मत जाना। अब साफ हो चुका था कि मुझे सिर्फ इसी फ्लोर पर रहना है। धीरे धीरे मैंने सभी कमरों को एक एक करके जांचना शुरू किया, पर वहां कोई बूढ़ी महिला नहीं थी। पूरे इलाके को देखने की वजह से मुझे प्यास का आभास हुआ। फिर इसी बीच होटल बज उठा और जो थोड़ी बहुत रोशनी उस हवेली में आ रही थी वो भी ब्लैकआउट के कारण चली गई। दोस्तों, इंसान कितना भी बहादुर क्यों ना हो, पर अंधेरा हमेशा से इंसान के दिल में डर पैदा करता आया है।
बस धीरे धीरे वही अंधेरे का डर मुझ पर भी हावी हो रहा था। फिर सब कमरों की जांच और डर के भाव की वजह से मुझे प्यास का आभास उठा। अतः मैंने तुरंत अपनी झोले से बोतल निकाली और सीधे मुंह लगाकर बोतल उल्टी कर दी, मगर मेरे हलक को एक बूंद भी नहीं पहुंची। जाहिर सी बात है, पूरा दिन काम में व्यस्त रहने और आते समय अपने ही विचारों में उलझे रहने के कारण मैं ये भूल ही चुका था कि मेरी बोतल खाली हो चुकी है। अब मेरे पास उसी अंधेरे में किचन जाने के अलावा कोई और विकल्प ही नहीं था। बहरहाल अपने फोन की फ्लैश जलाकर मैंने किचन ढूंढना शुरू किया। पूरा इलाका ढूंढने पर भी मुझे किचन नजर ही नहीं आया। फोन की बैटरी भी ज्यादा नहीं थी, अतः अब मुझे उसी अंधेरे में और भी ज्यादा भीतर जाना था। हिम्मत करते हुए जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था तो बाहर से आती हुई चिल्लाने और विस्फोट की आवाजें खुद को बखूबी बढ़ा रही थी। पर मैं अभी कुछ ही पल आगे बढ़ा ही था कि दूसरी दिशा से आई गिलास गिरने की आवाज ने मुझे किचन का रास्ता ढूंढने में मदद की। डरते डरते आगे बढ़ते हुए मैं किचन में आखिर पहुंच ही गया। पर हैरानी की बात तो ये थी कि वहां सिर्फ एक मटका और उसके साथ ही स्टील का गिलास गिरा हुआ नजर आ रहा था। मैंने उसे उठाकर मटके से पानी निकाला और जैसे पानी पीना शुरू किया कि एक अजीब स्वाद के आभास से तुरंत ही मैंने पानी थूक दिया। लाइट मारने पर देखा कि वो पानी नहीं था बल्कि खून था। आंखें एक बार मसलकर मैंने दोबारा देखा तो इस बार वहां खून की जगह दोबारा पानी ने ले ली। ये देखकर मेरे सारे शरीर में करंट दौड़ गया। अभी अचानक से तापमान में भी गिरावट महसूस हो रही थी, जिस वजह से मेरा पूरा शरीर ठिठुरने लगा। डरते ठिठुरते मैं जैसे ही दोबारा मेन हॉल में आने लगा तो सोने पर सुहागा मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई और वो स्विच ऑफ हो गया। अब मेरे पास रोशनी का कोई स्रोत ही नहीं बच रहा था। बाहर से आती चीखें और भिन्न भिन्न आवाजें मेरे प्राण वैसे ही निकालने को तैयार थे। मैंने खुद को एक कोने में सुरक्षित कर हाथों से पैरों को पकड़कर घुटनों में सिर छुपाए बैठ गया। एक एक पल ऐसे गुजर रहा था मानो एक सदी गुजरी हो। अचानक से एक बच्चे के रोने की आवाज मेरे कानों में पड़ी। पहली बार में मुझे यही लग रहा था कि बाहर से किसी के रोने की आवाज आ रही होगी, पर मेरे तोते तब उड़ने लगे जब मुझे यह आभास उठा कि वो आवाज ठीक मेरे पीछे से आ रही है। कान के पीछे से गिरती हुई ठंडे पसीने की एक बूंद ने पूरे शरीर में कंपन पैदा कर दी। मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि मैं पीछे पलटकर देख भी सकूं। तभी अचानक से कुछ छोटी मोटी उंगलियां मुझे अपनी कमर पर महसूस होने लगी। यकीन करना दोस्तों, मेरी हालत अब ऐसी थी कि काटो तो खून नहीं, शरीर की सारी हिम्मत जोड़कर मैं उठ खड़ा हुआ। पर अंधेरे में ना कुछ मुझे पीछे से नजर आया और ना ही अब उस बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। मन ही मन में ये सोचने लगा कि आज तो कोई नशा भी नहीं किया, फिर ये सब अजीब चीजें क्यों हो रही हैं? क्या मैं पागल होता जा रहा हूँ या ये सभी बस थकान की वजह से हो रहा है? अब जरा भी वक्त को बर्बाद किए बिना मैंने यहाँ से भागने का मन बना लिया। पर होने को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि हवेली में एक इलेक्ट्रॉनिक दरवाजा लगा हुआ था जो कि सिर्फ सिक्योरिटी कोड से ही खोला जा सकता था। अपनी हालत पर अब मुझे रोना आ रहा था। पैसों के लालच ने मुझे ऐसी स्थिति पर ला खड़ा कर दिया था कि अब किसी भी पल मुझे मौत आ सकती थी। दरवाजे से चिपके बैठे रहने के अलावा कोई और विकल्प नजर ही नहीं आ रहा था। अतः मैंने ऐसा ही किया और वहीं मेरी आंख भी लग गई। मॉक ड्रिल तो शायद कब की खत्म हो चुकी थी। फोन स्विच ऑफ होने के कारण समय का भी अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया था। बिजली अभी तक लौट कर नहीं आई थी, इसी वजह से मेरा बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल था। थोड़ा सोचने के बाद मैंने खिड़की से कूदने की सोची, पर हॉल की सभी खिड़कियां सील्ड थी। इंसान तो दूर, वहां से हवा का गुजरना भी नामुमकिन था। अभी मैं एक एक कर खिड़कियों को जांच ही रहा था कि अचानक ही मुझे आभास हुआ कि किसी ने मेरा नाम पुकारा है। हर तरफ अपनी गर्दन घुमाकर भी दिशा का अंदाजा नहीं लगा पा रहा था। अतः मैंने अपना काम जारी रखा और खिड़कियों को खोलने की कोशिश करता रहा। तभी घूम फिर के मैं उसी टेबल के पास आ पहुंचा जहां वो कागज रखा था, इस उम्मीद में कि उस पर बाहर जाने का कोड लिखा हो। तभी मैंने उसे उठा लिया और अपनी जेब से माचिस निकालकर उसी की रोशनी में दोबारा कागज पर लिखी जानकारी को ध्यान से पढ़ने लगा। अभी मैंने पढ़ना शुरू ही किया था कि पता नहीं कैसे एक तेज हवा का झोंका आया और माचिस की तीली बुझ गई। मैं बार बार तीली जलाता और हर बार एक हवा का झोंका उसे बुझा जाता। परेशान होकर मैंने उस कागज को ही फेंक दिया और तभी ऊपर की मंजिल से
किसी ने मेरा नाम पुकारा। डर तो इंसान के मन में कहीं ना कहीं रहता है, पर जब बचाने की बात आती है तब हम कुछ भी कर जाते हैं। इस टाइम तक मैं भूल चुका था कि ऊपर की मंजिल पर मेरा जाना निषेध है, पर इस उम्मीद में आगे बढ़ गया कि शायद वहां से मुझे बाहर जाने का कोई तरीका मिल जाए। अभी कुछ आधी सीढ़ियां ही मैंने चढ़ी थी कि मेरे पैरों में एक कागज आ गया। उस पर शायद किसी खास तरह की इंक का इस्तेमाल किया हुआ था, क्योंकि उस कागज की लिखावट को मैं अंधेरे में भी अच्छे से पढ़ पा रहा था। वहां पर लिखा गया था कि अभी तक शायद तुम्हें अम्मा ना मिली हो और इसी के लिए तुम ऊपरी मंजिल चढ़ने लगे हो, पर तुम्हें आज कुछ और काम करना है। तुरंत किचन में जाकर मटके का पानी खाली कर दो। उसके बाद दरवाजे पर जाकर जोर से चिल्लाना, मटका। दरवाजा खुल जाएगा और तुम्हारी तनख्वाह गेट के बाहर गमले में रखी मिलेगी। दोस्तों, बाहर जाने का तरीका जानकर मेरे शरीर में अचानक से जान आ गई। अंधेरे में दौड़ते हुए मैंने सीढ़ियों को पार किया। अभी किचन की ओर में बढ़ा ही था कि घुप अंधेरे के कारण मेरा पैर रास्ते में रखी टेबल से जा टकराया। दर्द की एक लहर मेरे टकने से होती हुई पूरे शरीर में फैल गई। दर्द में कराहते हुए मैं वहीं पैर पकड़कर बैठ गया। फिर कुछ देर के बाद जब दर्द कम हुआ तो तुरंत ही प्रभाव से मैं किचन में गया और मटका खाली करने के लिए विचार करने लगा। वो मटका ऊपर तक भरा हुआ था, अतः उसका पानी पीकर तो खाली नहीं किया जा सकता था, और न ही उस कागज में मटके को खाली करने के लिए कोई विशेष जानकारी दी गई थी। अतः मैंने उसे उठाकर सिंक में खाली करने की सोची, पर वो मटका आमतौर पर जितना भारी होना चाहिए था उससे कुछ ज्यादा ही भारी था। हालांकि पूरे दिन भारी वजन उठाने के कारण थोड़ी मशक्कत कर मैंने जैसे तैसे मटके को खाली कर दिया। शरीर ताकत की कमी से टूटने की कगार पर आ पहुंचा था। अब मुझे बस अपने घर जाना था। रास्ता भी लंबा और थकाने वाला था। इसके विपरीत मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं बची थी कि मैं एक कदम और चल पाऊं। जैसे तैसे कर दरवाजे पर पहुंचकर मैंने निर्देश अनुसार दरवाजे को देखते हुए जोर से मटका चिल्लाया। कुछ ही क्षणों में चर्रे की आवाज के साथ वो दरवाजा खुल गया और दरवाजा खुलते ही हवेली भी जगमग हो गई। जैसे मैंने कदम बाहर रखा कि पीछे से आवाज आई, बेटा संजीव कल फिर आओगे? ये सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सिरहन दौड़ गई। झिझकते हुए मैंने पीछे गर्दन घुमाई तो नजारा देख मेरी आत्मा शरीर छोड़ने को हो गई। इश्तेहार में जिस बूढ़ी महिला का जिक्र किया गया था वो इस समय छत से छिपकली की भांति चिपकी हुई थी, चेहरे पर नोच खाने वाली मुस्कुराहट लिए। उसके ठीक नीचे एक मटका रखा हुआ था, बिल्कुल उसी तरह का मटका जिसे अभी कुछ देर पहले मैं खाली करके आया था। और यकीन कीजिएगा उस मटके में बूढ़ी महिला के मुंह से गिरती हुई लार जमा हो रही थी। इतना देखा ही था कि मैंने उसी पल उल्टियां करना शुरू कर दिया। पता नहीं कब मैं वहीं बेहोश हो गया और फिर जब मेरी आंख खुली तो पंछी चहचहा रहे थे। शायद सुबह के 4 या 5 बजे होंगे। मैंने पास पड़ा पैसे का लिफाफा उठाया और अपने घर की ओर भाग खड़ा हुआ। घर पहुंचते मैं सीधे बिस्तर पर जा गिरा। माँ मुझे देखकर थोड़ी संतुष्ट हुई, पर उन्हें मैंने कल रात की घटना के बारे में कुछ नहीं बताया। 2 दिन तक शदीद बीमारी रहने के बाद जब मैं नहाने गया तो जैसे ही शरीर को पानी ने छुआ, अलग अलग जगहों पर तेज जलन का आभास हुआ, जिस कारण मेरी चीख निकल गई। चीख सुनकर जब माँ मेरे पास आई तो उन्होंने बताया मेरे शरीर के पीछे के हिस्से पर कई अलग अलग जगहों पर छोटे बड़े कटने के निशान बने हुए थे, जिन पर पानी लगते ही बहुत जलन हो रही थी। मरहम पट्टी कर मैं दोबारा बिस्तर पर लेट गया। वहां से आने के बाद मेरे हलक से एक निवाला भी खाने का नीचे नहीं उतर रहा था, जिस वजह से मेरे शरीर में बहुत ही ज्यादा कमजोरी आने लगी। उसी रोज रात को घबराकर मेरी आंख खुली तो अजीब सी हंसी की आवाज ने मेरा ध्यान घर के अंधेरे कोने की छत पर खींचा। वहां पर वही बूढ़ी महिला उसी तरह छत से चिपकी हुई थी जैसे कि पहले चिपकी हुई थी। जैसी मेरी नजर उस पर पड़ी वो सीधे मेरी छाती पर कूद गई। उसकी लार मेरे मुंह पर टपक रही थी। सारी ताकत लगाकर भी मैं जरा भी आवाज नहीं निकाल पा रहा था, और मेरी आवाज निकलती भी कैसे, उसने अपने दोनों हाथों से मेरे गले को पकड़ रखा था। मेरा दम बस निकलने को ही था और तभी पास के मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ होने लगा। उसे सुन मैं भी अपने मन में हनुमान चालीसा का जाप करने लगा। अब ये सुन वो बूढ़ी औरत जोर से चिल्लाने लगी और अचानक से वहां से गायब हो गई। सुबह होते माँ को मैंने सारी बात बता दी। दोपहर होते होते माँ मुझे लेकर
एक बाबा के पास चली गई। वहां का नजारा बहुत ही भयावह था। चारों तरफ भांति भांति के लोग अपने परिवारजनों के साथ बैठे हुए थे। हम दोनों भी एक कोना पकड़कर अपनी बारी का इंतजार करने लगे। कुछ आधा घंटा इंतजार के बाद बाबा ने मुझे अपने पास बुलाया। उनके सामने रखी हुई एक चटाई पर मैं और पास में मेरी माँ बैठी। हम उन्हें कुछ बताते उससे पहले उन्होंने हवेली में हुई सारी घटनाएं विस्तार से बता दी। इज्जत और विश्वास से अपने आप मैंने उनके आगे हाथ जोड़ लिए और उनसे परेशानी का समाधान पूछा, जिसके जवाब में उन्होंने मुझे एक लोटा पानी में कुछ भभूत मिलाकर पीने को दिया। लोटे का पानी एक ही सांस में पीने के पश्चात उन्होंने मुझे एक कोने में जाकर उल्टी करने को कहा और आश्चर्यपूर्वक जैसे ही मैं उस कोने में जाकर उकड़ू बैठा कि काले रंग का चिपचिपा पदार्थ उल्टी में बाहर निकला। और यकीन करना, जितना पानी मैंने उस हवेली में पिया था उतना ही वो काला पदार्थ उल्टी में निकला। तत्पश्चात बाबा ने मुझे एक ताबीज दिया और कुछ नागफनी की कीलें उस हवेली के मेन गेट की चौखट पर ठोकने को कहा। पर यह काम मुझे रात के ठीक 12:12 पर करना था। अब इसके बारे में बाबा ने सिर्फ इतना ही कहा, कुछ बातें बिना सवाल मान लेनी चाहिए। कीलें लेकर हम घर लौट आए और धीरे धीरे जो कमजोरी मुझे महसूस हो रही थी वो भी कम होने लगी। रात 11:30 बजे मैं घर से निकला और बताए गए समय और तरीके से वहां कीले ठोकाया। पर इस बार 2 अजीब चीजें मैंने वहां पर महसूस की। 3 दिन पहले तक जो हवेली सुंदर और जीवित लग रही थी, आज उसकी चमक गायब थी। साथ ही ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से ये हवेली इसी तरह वीरान पड़ी हो। और दूसरी ये है कि मैंने एक समय पर खाती का काम भी किया हुआ था, अतः मुझे पता है कील ठोकना कोई बहुत ज्यादा ताकत का काम नहीं है, फिर चाहे आप लकड़ी में कील ठोको या जमीन पर। दोस्तों, उन 6 कीलों को ठोकने में मेरे शरीर की सारी ऊर्जा खत्म हो गई। मानो मैं 1 इंच की जगह 1 फीट की कील जमीन में ठोक रहा हूँ। बहरहाल ये सब करने के बाद मैं जैसे अपने रास्ते को हुआ, पीछे से वही बूढ़ी औरत मुझे आवाज लगाने लगी। पर माँ की दी हुई सीख मुझे अच्छे से याद थी। कभी भी कोई सुनसान जगह पर पीछे से आवाज आए तो पलटना नहीं होता है। इसलिए मैं उसकी आवाज को नजरअंदाज कर अपने घर लौट आया। और फिर घर आते ही मुझे बहुत जोरों की भूख लगने लगी, क्योंकि लगभग 3 दिन से मैंने एक लुकमा भी नहीं खाया था। फिर खाना खाकर मैं सो गया और उसके बाद मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। थोड़ी जानकारी निकलने पर पता चला कि उस हवेली के असली मालिक स्विट्जरलैंड में रहते हैं और वहां की केयर टेकर इस तरह के इश्तेहार कुछ खास मौकों पर छपवाती है, जिससे प्रभावित होकर लोग उस हवेली में जाते हैं और वहां उनके साथ कई अजीब चीजें घटती हैं। पर पैसे का लालच उन्हें दोबारा वहीं खींच ले जाता है और वो केयर टेकर, जो कि असल में एक डायन है, उन लोगों का इस्तेमाल करती है अपनी काली शक्तियों को और भी ज्यादा बढ़ाने में। भला हो उन बाबा जी का, जिनकी वजह से मैं आपको ये कहानी बताने के लिए जिंदा रह गया। नहीं तो क्या मालूम मैं भी उस डायन की आहुति बन जाता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। तो जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और डरावनी भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।